नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का कनकावती कोचिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों के सामने भारतीय रेलवे में आई हुई आरपीएफ एंड एसआई की वैकेंसी के लिए चर्चा करूंगा कि कब से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, इसके अलावा क्या सिलेबस है, एग्जाम कितने होंगे या कितने चरण है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें लगभग जो आप लोगों के पद दिए हुए हैं वह है 4208। इसके अलावा 4208 के अलावा 452 के आसपास जो पद दे रखे हैं वह है एसआई के। 452 के आसपास एसआई के हैं और 4208 जो पद है आप लोगों के वह है कांस्टेबल के। इनकी जो डेट है फॉर्म स्टार्ट होने की वह है आप लोगों के 15/4/2024 यानी कि 15 अप्रैल 2024 यानी कि आज के दिन से फॉर्म स्टार्ट है तथा लास्ट डेट जो दे रखी है वह है 14/5 यानी कि 14 मई 2024। चलिए, रात के 12 बजे तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो सीटों का वर्गीकरण भी अलग अलग दे रखा है तथा आप लोगों के जो एज है वह है न्यूनतम 18 वर्ष है आरपीएफ में। कांस्टेबल के लिए जो आयु है, आयु जो दे रखी है न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम दे रखी है 28 वर्ष। न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष दे रखी है। पदों की संख्या दे दी 4208। इसके अलावा कोविड के कारण इन्होंने 3 वर्ष की क्या दी है, छूट दी है, जो एसआई में भी 3 वर्ष की दी गई है तथा आरपीएफ में कांस्टेबल के लिए भी 3 वर्ष की दी गई है। इन्होंने कहा है ये लाइन आप लोगों के लिए जरूर ध्यान रखने योग्य है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वह लोग इसमें पात्र नहीं होंगे। जो भर्ती है वह आप लोगों की कांस्टेबल की जो है, कांस्टेबल में जो शैक्षणिक योग्यता है वह केवल 10वीं पास है, ओनली 10वीं पास। 10वीं पास से समस्त विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे आवेदन करना है, किस प्रकार करना है। आवेदन के लिए आप लोगों को कितना शुल्क चुकाना पड़ेगा या कितना शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा उसकी भी बात करते हैं। देखिए, आवेदन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो स्टार्ट हो चुके हैं आज से, यानी कि 15/4 से 2024 तक चलेंगे, 14/5/2024 तक। जब आप लोग आवेदन करो तो आवेदन करते वक्त आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है उनको आप लोग जरूर देखें। देखिए, इसमें चलो आगे देख लेंगे, आगे दे रखा है कि आवेदन करते वक्त आप लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। देखिए, कितने चरणों में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों का जो होगा वह होगा सीबीटी 1। सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है उस पर आप लोगों को एग्जाम देना होगा। एग्जाम में कितने क्वेश्चन है, किस प्रकार का पैटर्न है, किस किस के क्वेश्चन आएंगे, यानी सब्जेक्ट क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सीबीटी 1 जो होगा वह लगभग आप लोगों के क्वेश्चन जो है 120 होंगे। अब टाइम कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा उसकी भी बात करेंगे आगे। देखिए, कितने चरण टोटल है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 के बाद में आप लोगों को देना पड़ेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब आप लोगों को फिजिकल देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट जो होता है वह देना पड़ेगा। अब फिजिकल टेस्ट में क्या क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे वह देखा जाएगा। सीबीटी जो 1 है इसमें लगभग फिजिकल के लिए ये लोग 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे। कितने गुना? 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे। फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में यानी कि इसे बोलते हैं शारीरिक परीक्षा। फिर शारीरिक परीक्षा के बाद में जो अंतिम चरण होगा वह होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
यानी सबसे पहले CBT1 के बाद में 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा एग्जाम में, और एग्जाम में 10 गुना विद्यार्थी जो पास होते हैं, जो योग्यता रखते हैं, वह शारीरिक परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए नकारात्मक अंकन होगा, और नकारात्मक अंकन जो है वह आप लोगों का कितना है, तो कितना है 1/3 है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के गलत होने पर 1/3 नंबर आप लोगों के काट लिए जाएंगे। आगे देखिए, इसके अलावा और क्या जानकारी है देख लेते हैं। आप लोगों को फॉर्म में डिटेल जो है आप लोगों की सही भरनी है। यहां पर दोबारा इन्होंने आयु का निर्धारण कर रखा है, तो वह आप लोग बता ही दिया कि न्यूनतम कितनी है 18 है, और मैक्सिमम कितनी है तो 28 है। इस आयु में जो भी पात्र होते हैं वह आप लोग भर सकते हैं। आगे देखिए, इन्होंने कहा है कि एज रिलेशेशन जो है आप लोगों की, यानी कि छूट जो है वह किस प्रकार दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। तो इन्होंने क्या छूट का क्राइटेरिया रखा है, अनुसूचित जाति यानी SC और ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो OBC है, OBC को जो छूट दी जाएगी वह दी जाएगी 3 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की दी जाएगी। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक वगैरह वगैरह है, उनके बारे में भी इन लोगों ने बता रखा है। तो आप लोग पूरी विस्तृत वैकेंसी के बारे में जान लेना, वहां से आप लोग देख सकते हो। आप लोगों के काम का है कि SC ST वाले जो उम्मीदवार है वह 5 वर्ष की छूट के लिए पात्र हैं। OBC के जो उम्मीदवार है वह 3 वर्ष की छूट के लिए पात्र है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए कि जब भी आप लोग आवेदन करोगे तो आवेदन के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ता है, और जो शुल्क देना है वह कितना देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता क्या है। कृपया पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्न ए, जो मैंने बता दिया कि आप लोगों के कांस्टेबल के लिए तो कितनी है 10वीं पास है, और कांस्टेबल के लिए में स्नातक है, और कांस्टेबल में आप लोगों के दे रखा है 10वीं पास है। यानी जो भी स्नातक है, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है, तो वह SI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों से शुल्क भुगतान लिया जाता है। तो किस प्रकार शुल्क भुगतान लिया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सभी वर्ग के जितने भी आप लोगों के जनरल वाले और OBC वाले, इसके अलावा जो आप लोगों के EWS आता है, इन तीनों से जो शुल्क लिया जाएगा वह लिया जाएगा 500 रुपए। यानी कि इनको ऑनलाइन आवेदन करते समय 500 रुपए देना पड़ेगा, तथा SC ST इनको जो शुल्क देना पड़ेगा वह देना पड़ेगा 250 रुपए चुकाना होगा। लेकिन इसमें से भी आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है कि आप लोग फॉर्म भरते वक्त अपना बैंक डिटेल फॉर्म में अप्लाई करें, क्योंकि जैसे ही आप लोग CBT1 दोगे तो CBT1 देने के बाद में आप लोगों का जो शुल्क है वह 400 रुपए वापिस रिफंड कर दिया जाएगा। 400 रुपए जैसे ही रिफंड करेंगे तो 400 तो टोटल आएगा नहीं, लगभग जो बैंक का भुगतान होता है वह कट जाएगा, और कटने के बाद में लगभग 370 या 80 रुपए के पास में आप लोगों के वापिस पैसा रिफंड हो जाएगा। यानी कि अभी भी तो मौका देगा ही देगा, लेकिन इसके बाद एक बार और मौका देता है कि आप लोग अपनी बैंक डिटेल उस समय भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा पैसा नहीं लगाए। इसलिए आप लोग फॉर्म भरते वक्त ही अपनी जो बैंक डिटेल है वह आवेदन में साथ ही भर दे। इसके अलावा SC ST वालों के लिए जो 250 रुपए लिए जा रहे हैं, उसमें से भी जो बैंक के चार्जेज होते हैं वह कटने के बाद में जितना पैसा बचेगा वह वापिस चुका दिया जाएगा। यानी इनका कोई पैसा नहीं लग रहा। जैसे ही आप लोग CBT1 दोगे तो उसके बाद में आप लोगों के 250 का जो चार्ज लिया है वह वापस रिफंड होगा, तो उसमें से कुछ जो चार्जेज होते हैं बैंक के वह कट जाते हैं, और वापस आप लोगों का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। चलिए इसके आगे और बात कर लेते हैं कि क्या है। देखिए, ये कुछ दे रखा है, आप लोग देख लेना इनके बारे में। ये आरक्षण के बारे में दे रखा है, ये आप लोग कर लेना। ये लिखा हुआ है, सभी उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क यानी 400 रुपए 250 रुपए के रूप में लागू माइनस बैंक शुल्क है। जैसे कि बात करते हैं तो 500 रुपए चार्ज लिया, 400 रुपए वापस दे रहे हैं, तो OBC जनरल EWS वालों से 100 रुपए ले रहे हैं। और बात करते हैं
आप लोगों के SC ST वालों से, तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। अभी चार्ज करेंगे लेकिन बाद में वो वापस क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो अपनी बैंक डिटेल, बैंक बैंक डिटेल जरूर, बैंक डिटेल जरूर आप लोग सबमिट करें। इसके अलावा आगे बात करते हैं। डिटेल कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसके आगे बात करते हैं। अब और क्या देखना है, चलिए ये ओबीसी वगैरह वगैरह के आरक्षण की बात की गई, तो आप लोग देख लेना किस प्रकार है क्या नहीं है। और आगे देखते हैं, ये भूतपूर्व सैनिक के बारे में लिखा है, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए जो आरक्षण दे रखा है उसके बारे में बात की गई है। ये आप लोग देख लेना, विस्तृत वैकेंसी दे रखी है उसके बारे में, और सेवारत कर्मचारियों के बारे में दे रखा है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में दे रखा है। मैंने बता दिया कि सबसे पहले तो आपको कि CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी आप लोगों के फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट होने के बाद में अंतिम रूप से आप लोगों के क्या बुलाई जाएगी, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि DV के बारे में बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद में कहा गया है कि जो आप लोगों की एग्जाम है वह कौन से बेस की रहेगी, यानी स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो उसके बारे में बात की गई है कि आप लोगों के जो CBT है, CBT का जो स्टैंडर्ड रहेगा वह क्या रहेगा। तो इन्होंने कहा है कि परीक्षा का जो स्तर है, परीक्षा के स्तर की बात करूं तो परीक्षा का स्तर रहेगा 10वीं। परीक्षा का स्तर कितना रहेगा, 10वीं के अनुसार आप लोगों के परीक्षा का स्तर रहेगा। अब उसमें पैटर्न क्या है और क्या नहीं है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। CBT का पैटर्न और पाठ्यक्रम दे रखा है। देखिए एग्जाम CBT 1 जो होगा उसमें टोटल आप लोगों को जो टाइमिंग है वह 90 मिनट दिए जाएंगे, और 90 मिनट में आप लोगों को जो क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे वह टोटल क्वेश्चन होंगे 120, यानी कि टाइम 90 मिनट है और क्वेश्चन जो है 120 है। क्वेश्चन 120 दे रखे हैं, टाइम दे रखा है 90 मिनट, इन्होंने लिख रखा है कुल अवधि 90 मिनट और कुल प्रश्न होंगे 120, और प्रत्येक प्रश्न का एक नंबर होगा और नेगेटिव अंक भी है। तो नेगेटिव नकारात्मक अंकन कितना है, तो कितना है नेगेटिव अंकन आप लोगों के 1/3 दे रखा है। ये देखिए उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास किए गए प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिया जाए, यानी कि आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन दे रखा है कि 1/3 किया जाएगा। CBT को अंकों का सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह भी अपनाई जाएगी। इन्होंने लिख रखा है यहां पर पहले ही कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल अपनाई जाएगी। आगे लिख रखा है कि किसके लिए कितना पास आउट होना जरूरी है, यानी कि न्यूनतम अंक लाने कितने जरूरी है। तो बात करते हैं उस पर, पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत। देखिए UR जिसे बोलते हो आप लोग जनरल कैटेगरी, और इसके अलावा OBC, इसके अलावा EWS, इनके लिए कहा गया है कि आप लोगों को 35%, इन तीनों के लिए न्यूनतम अंक कितने लाने जरूरी है, 35% लाने जरूरी है। तथा आप लोगों से SC और ST वाले जो है, SC एंड ST वाले, इनको न्यूनतम 30% पात्रता के लिए जरूरी है, यानी कि SC ST के लिए 30% और जनरल OBC EWS के लिए न्यूनतम 35% अंक लाने जरूरी है। आगे कहा गया है कि CBT में प्राप्त अंकों को इस प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा, यानी कि आप लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए CBT 1 के जितने भी पात्र विद्यार्थी होंगे उनके 10 गुना बुलाए जाएंगे, 10 गुना शारीरिक परीक्षा देंगे। उसके बाद में जो भी रहेगा वो आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चुने जाएंगे। आगे देख लीजिए आप लोगों का जो सिलेबस दे रखा है वह क्या है, पाठ्यक्रम। CBT के लिए पाठ्यक्रम क्या है, तो 120 के 20 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे, यानी बहुविकल्पी का मतलब आप लोग जिसे जो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में आप लोगों के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव में जो आप लोगों के सिलेबस दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या क्या है, सबसे पहले
ओनली अंक गणित की बात की गई है। अंक गणित में क्या क्या है, संख्या प्रणाली दे रखी है, पूर्ण संख्याएं दे रखी है, दशमलव दे रखा है, और भिन्न की बात कर रहा है, संख्याओं के बीच संबंध दे रखे हैं। मौलिक अंक गणित जिसमें आप लोगों के प्रतिशत आ गए, अनुपात आ गए, समानुपात आ गया, औसत आ गया, ब्याज आ गया, लाभ ब्याज में दोनों आ गए, SI भी आ गया और CI भी आ गया। इसके अलावा हानि दे रखी है, छूट दे रखा है। इसके अलावा तालिका और रेखांकन का उपयोग दे रखा है, क्षेत्र मिति दे रखी है, समय और दूरी दे रखी है, यानी कि आप लोगों के मैथ का स्टैंडर्ड देखा जाए तो नॉर्मल सा दे रखा है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, इसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35, और आप लोगों के रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आप लोग पढ़ते आए हो। सब कुछ दे रखा है, ये आप लोग देख लेना कि क्या क्या दे रखा है। बाकी सामान्य जागरूकता के, यानी सामान्य जागरूकता का मतलब आप लोगों के जो GS होता है, या आप लोग जो जीके बोलते हो, उसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह है टोटल 50, यानी कि 35 अंकगणित के, 35 रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन जो है आप लोगों के वह आने वाले हैं सामान्य ज्ञान के। और सामान्य ज्ञान में इन लोगों ने दे रखा है, इतिहास है भारतीय, कला और संस्कृति दे रखी है, भूगोल दे रखा है, अर्थशास्त्र दे रखा है, सामान्य राजनीति है, भारतीय संविधान दे रखा है, खेल है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का भी कुछ दे रखा है पार्ट, आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोबारा देख लीजिए, मैथ 35, रीजनिंग 35, GS या जीके 50, टोटल 120 का क्या होगा, पेपर होगा। आगे इन्होंने वापस शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है उसके बारे में बता रखा है। तो ये देखिए, मैंने कहा पहले बता चुका हूं कि कितने गुना को बुलाया जाएगा, तो कितने गुना को बुलाया जाएगा, 10 गुना अभ्यर्थियों को वहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। चलिए आगे दे रखा है पीटी जो है आप लोगों के, उसके लिए क्या है, तो देखिए कह रखा है कि 5 मिनट और 45 सेकंड में आप लोगों के दौड़ वोड़ दे रखी है कि कितनी दौड़नी है, कितनी नहीं दौड़नी है। 1600 मीटर दे रखी है, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर है, 5 मिनट और 45 सेकंड में। लंबी कूद दे रखी है, ऊंची कूद दे रखी है। आगे कांस्टेबल कार्यकारी जो महिलाएं उनके लिए है, महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत छूट दे रखा है, वो आप लोग देख लेना। आप लोग ये भी देख लेना कि ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में भी दे रखा है। पुरुषों के लिए जो हाइट है, यानी कि जो ओबीसी है, जनरल है और AWS है, उनके बारे में दे रखा है। 165 दे रखा है। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये आप लोगों का जो विस्तारित जो वगैरह वगैरह चेस्ट होता है उसके बारे में बता रखा है। 80 और 85 दे रखा है, यानी 80 तो आप लोगों का नॉर्मल चाहिए, और फुलाने के बाद आप लोगों का जो होता है वह चाहिए 85। इसके अलावा SC ST को छूट दी गई है, यानी कि 5 की है, 160, और महिलाओं के लिए 152। और इसके अलावा अविस्तारित महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए दे रखा है, महिलाओं के लिए नहीं चाहिए। आगे दे रखा है ये कुछ बटालियन वगैरह वगैरह का नाम दे रखा है, तो आप लोग देख लेना। चलिए इसके आगे बात करते हैं। दस्तावेज सत्यापन, तो ये बात की बातें हैं, आप लोग इसको विस्तारित वैकेंसी को देख लेना। चलिए इनमें भी नहीं है कुछ। आगे प्रशिक्षण वगैरह वगैरह की बात आ गई। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे देखिए ये दे रखा है जोन कहां से आप लोगों को जैसे फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरते वक्त वेबसाइट का पता दे रखा है कि कौन से किस किस की है। अब की बार जो इन्होंने किया है तो वह है कि अब की बार इन लोगों ने, रेलवे ने पहली बार ऐसा किया है कि इन लोगों ने अब की बार पदों का वर्गीकरण नहीं दिया है। पदों का वर्गीकरण का मतलब कौन से जोन में पदों का वर्गीकरण, कौन से जोन में कितने पद हैं उनके बारे में अब की बार इन लोगों ने कोई ही इंफॉर्मेशन नहीं दी है। आप लोगों को एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिए, इसमें एक नोट डाल के कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि आप लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं करे। अगर एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का एक भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ नहीं माना जाएगा। पदों का वर्गीकरण नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है
कि आप लोगों को जैसे ही आप लोग क्वालिफाई करते हो तो क्वालिफाई के बाद में ज्वाइनिंग का जब समय आता है तो उस समय कहां पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी आप लोगों से बाद में ही पता चलेगा, यानी कि इस समय पता नहीं चलेगा। ये पहली बार इन्होंने ऐसा किया, वरना इससे पहले जब भी रेलवे की जो भी वैकेंसी आती थी उसमें पदों का वर्गीकरण हुआ करता था कि अजमेर जोन में कितने हैं, गुवाहाटी में कितने हैं, या अन्य भी जो जोन है उनमें कितने हैं, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं किया ऐसा। तो आप लोग फॉर्म भरिए, उसके बाद में पास होते हो तो वह आगे का काम है, कहां मिलेगी कहां नहीं मिलेगी तो वह सब आगे के काम है। देखिए चलते हैं इसके आगे। ये दे रखा है कि कैसे आवेदन करना है कैसे नहीं करना है। इन्होंने ये भी बता रखा है कि परीक्षा का जो माध्यम है इन्होंने कह रखा है सीबीटी में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है। अपन ज्यादातर क्षेत्र में जो पढ़ते हैं वह हिंदी और अंग्रेजी वाले क्षेत्र से ही पढ़ते हैं। तो आगे देखिए, ये आप लोग देख लेना आवेदन में क्या है। हाँ, इन्होंने कहा है कि आवेदन में जो संशोधन की डेट भी इन्होंने दी है कि जब भी संशोधन करना हो, कोई गलती हो जाती है त्रुटि हो जाती है तो उसके बारे में 15 से लेके 15/5/2024 से लेके 24/5/2024 तक आप लोग इसमें संशोधन कर सकते हो। और संशोधन जब भी किया जाएगा प्रत्येक त्रुटि के लिए आप लोगों से संशोधन के रूप में जो शुल्क लिया जाएगा वह लिया जाएगा 250 रुपए। ये भी आगे इन लोगों ने डाल रखा है कहीं पे, आप लोग उसको देख लेना। ये लिख रखा है उम्मीदवारों से 250 का संशोधन शुल्क अतिरिक्त लिया जाएगा। आगे इन लोगों ने ये डेट मैंने बताई थी, ये फॉर्म भरेंगे 14/5 तक तो लास्ट डेट दे रखी है। इसके अलावा 24/5 तक खुली रहेगी, यानी कि 15/5 से 24/5 तक ये खुली रहेगी, आप लोग संशोधन कर सकते हो। आगे इन्होंने अमान्य आवेदन अस्वीकृत, यानी कि ये देखिए एक से अधिक आवेदन में के मामले में सभी आवेदनों को पूर्ण तौर पर क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों को पहले ही मैं बोल चुका हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही आवेदन करें। एक से ज्यादा आवेदन करोगे तो संपूर्ण आवेदनों को क्या मान लिया जाएगा, खारिज मान लिया जाएगा। और ऐसे उम्मीदवार की भविष्य में सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से क्या कर दिया जाएगा, साथ में कानूनी कार्रवाई यानी कि वंचित कर दिया जाएगा, डीबार कर दिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म भरते वक्त एक ही जोन से, जोन की है ही नहीं अब की बार दिक्कत, तो आप लोग एक ही फॉर्म अप्लाई करें। आगे इन्होंने और दे रखा है कि फोटो कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। आगे अनुचित साधन है, यह आप लोगों के दे रखा है कि जो यात्रा है वह कैसी रहेगी, SC ST के लिए वह निःशुल्क रहेगी, ओनली SC ST के लिए। आगे फिर देखते हैं, चेतावनी वगैरह वगैरह दे दी थी, ये आप लोग देख लेना। आगे ये भर्ती प्रक्रिया के चरण दे रखे हैं जो मैंने आप लोगों को बताई दी हैं कि कौन कौन से किस प्रकार के रहेंगे। आगे और भी बात करते हैं। ये देखिए कांस्टेबल के लिए जो दे रखा है, तो कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लेवल 3 की वैकेंसी है और आप लोगों का बेसिक जो वेतन है वह है 21,700 रुपए। आगे कह रखा है कि मान्यता मैंने बताई दी कि आप लोगों को कांस्टेबल के लिए कितनी चाहिए, तो कितनी चाहिए, 10वीं पास वाले समस्त उम्मीदवार जो भी है वह आरपीएफ में कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एसआई के लिए चाहिए स्नातक। एसआई के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एसआई में भी सेम ही प्रोसेस है। ये आगे इन्होंने वर्गीकरण दे रखा है कांस्टेबल में। कांस्टेबल में जो अनारक्षित वर्ग है जिसे यूआर बोलते हैं और आप लोग जनरल भी इसे बोल देते हो, तो इसके जो हैं लगभग 1450 पद है। अनुसूचित जाति के लगभग 536 पद है, 1450, और इनके अनुसूचित जाति के 536 है। अनुसूचित जनजाति के है 268 दे रखे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के जो है, ओबीसी के जो पद दे रखे हैं वह है 966 दे रखे हैं। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जो पद दे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस के जो पद है वह लगभग 357 दे रखा है। इस प्रकार ये पदों का वर्गीकरण दे रखा है। महिलाओं के पद जो है वह अलग दे रखे हैं, तो महिलाओं के पद आप लोग देख सकते हो। भारत सरकार के अनुसार ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए दे रखा है, तो ये आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसआई के बारे में। तो एसआई में भी जो मैं बता रहा हूं वह ध्यान से सुनिए। एसआई के बारे में, एसआई में है स्नातक, और पदों की बात करूं तो 452 पद है। एसआई में जो आप लोगों के है डेट, फॉर्म अप्लाई करने की डेट समान ही है। और बेसिक पे जो इन्होंने दे रखा है लेवल 6 की वैकेंसी है। और बेसिक पे जो होगा आप लोगों का जो पेमेंट बनेगा वह है
400 से शुरुआत होती है। ये आप लोगों का बेसिक पे है, यानी कि देखा जाए तो रेलवे जॉब जो है आरपीएफ में आप लोगों के एसआई और कांस्टेबल दोनों ही बहुत शानदार नौकरियां हैं। आप लोग जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वह बिल्कुल फॉर्म में अप्लाई करें। और आप लोगों का ज्यादा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं दे रखा है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग आसानी से कर सकते हो। साथ में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो एसआई व आप लोगों के कांस्टेबल की, तो इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को क्लासें मिल जाएगी। मैथ मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है और रीजनिंग जो है हमारे प्रिय गुरुजन रीजनिंग जो है धर्मराज जी सर है हमारे प्रिय, उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। और जो हमारे जीके और जीएस के गुरु है वह भी बहुत शानदार कंटेंट आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारे कनकावती का जो ऐप है वह आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उस पे आप लोगों को इसकी समस्त क्लासें मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप लोगों को इसी यूट्यूब पे आप लोगों को निःशुल्क मैथ और रीजनिंग की क्लासें लगातार मिलती रहेगी एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए। बिल्कुल जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह फॉर्म अप्लाई करे, साथ साथ में अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखे। और अच्छी जो प्रोफाइल है, शानदार जो प्रोफाइल है, आप लोग यहाँ एसआई के बराबर मुकाबले जो एसआई के अपने राजस्थान में चलती है उसी की सेम रैंक पोस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होने के कारण इसका कहीं ना कहीं तवज्जो ज्यादा है, यहाँ की एसआई से कई गुना बेटर है। तो आप लोग अपने जो कांस्टेबल होता है उससे भी कहीं ना कहीं बेटर है, ज्यादा काम वगैरह वगैरह होते नहीं है। तो उस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, आपकी जो इच्छा है। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे लगातार क्लासें मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।